हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि वो इस समय क्या मार्केट में बाय सेल कर रहे हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय कोई नया स्टॉक निकाला क्या, कोई अच्छी थीम? नहीं नहीं, अनुज, मार्केट जिस प्रकार के वॉलेटिलिटी से गुजर रहा है, हम्म। लेने की हिम्मत जल्दी हो नहीं रही। ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहा मैं कि मौके नहीं है, मौके हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सोच समझ के स्टैगर्ड फैशन में लेना पड़ेगा। मेटल्स की जो रैली है एक बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। हमने उस टाइम जब बात नहीं हुई हमारी 15 दिन से, बट ये जो मूव चाइना के स्टिमुलस को लेके आया है अनुज, ये हो सकता है कि ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े, क्योंकि जो यूएस में माहौल है, जो यूरोप में एक रिवाइवल सा दिख रहा है, सॉफ्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सेक्टर में है, बट वो हर सेक्टर में आने से पहले धीरे धीरे ही शुरुआत होती है। सो वो जो रिवाइवल है उसको लेके अगर कमोडिटीज में थोड़ी सी एक्साइटमेंट बिल्ड होनी शुरू होती है, तो आपको नॉन फेरस यानी जो आयरन को छोड़ के बाकी चीजें हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन सब चीजों में, और खास करके जो एल्यूमिना के सेटअप को देख के हो रही है कि सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है धीरे धीरे। आपके पास जो सप्लाईज आ रही थी अफ्रीका से, वेस्ट अफ्रीका से, वो घटती जा रही है। तो चाइना के पास है नहीं और चाइना को भी इम्पोर्ट करनी पड़ी। तो नाल्को देखिए आप, नाल्को पिछले 4 दिन से बहुत बढ़िया एक एक्यूमुलेशन फेज से गुजर रहा है, और मुझे लगता है ये दौर काफी लंबा चल सकता है। ऑफ कोर्स पिछले 1 साल में डबल हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन अर्निंग्स जो अब आएंगी वो मुझे लगता है जस्टिफाई करेंगी। और पी मल्टीपल भी आप ज्यादा दे नहीं रहे एक्चुअली, मेरे ख्याल से इन द मेटल स्टॉक से शायद एक सब पी मल्टीपल के तौर से सबसे सस्ता स्टॉक भी माना जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता अ, ये इसमें डिवीज लैब्स में क्या हो रहा है आपके हिसाब से? एक वन वे रैली, और जब से निफ्टी से बाहर निकाला गया ऐसा लग रहा है इसको पंख लग गए हैं बिल्कुल लिटरली। आज भी देखिए बड़ा मूव यहाँ पर। कोई व्यू स्टॉक पर? है। सो डिवीज में जो अनाउंसमेंट्स आए पिछले, आप समझिए 1.5-2 महीने में, जो जो इश्यूज की वजह से इस पे लगाम लगी हुई थी, वो सारे इश्यूज एक एक करके सॉर्ट आउट। और जो अपॉर्चुनिटी अब फाइनली डीवीज के पास, अगर आप टोटल एग्रीगेट में देखें कि इसके पास जो जो मॉलिक्यूल्स की जो एक्सपेंशन की जो अपॉर्चुनिटीज इन्होंने दिखाई हैं, दर्शाई है कि भाई ये अब विजिबल हो गई है, उस वजह से ये आपको 4 4,500 से जो 6,000 का जो मूव दिखा है, ये मेरे हिसाब से एक क्वार्टर में, आप ये मानिए एक क्वार्टर में इस टाइप का मूव देखना बहुत जल्दी होता नहीं है, मुमकिन होता नहीं है। लेकिन टीवीज के न्यूज फ्लो को देखें, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो चीजों की वजह से ये नीचे आया था, वो अब उससे बेहतर होकर निकल के आई, उभर के आई। तो आई थिंक फ्रॉम ईयर ऑन ये कंसोलिडेशन जो हुआ है उसके बाद बहुत बढ़िया एक परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस रहेगी। ईटीएफ्स में एलोकेशन ना होने की वजह से थोड़ा सा एक्टिव फंड्स में पार्टिसिपेशन जाए, और सबसे ज्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो बाइंग हुई है, जो पिछले, आप अक्टूबर के महीने में अगर देखें तो जो एग्जैक्टली एफ आई ने बेचा है माल, वो डीआई से लिया है, तो डीआई से क्या लिया है, तो ये सब चीजें ज्यादा ली हैं। और यहाँ से मुझे लगता है अभी भी इसमें आपको आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। जो ल्यूपिन और सन फार्मा ने चाल चली थी पिछले साल, वो आपको शायद इस साल डिवीज दिखा पाए, अगले 12-15 महीने की मैं बात करूँ। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये टीसीएस के नंबर्स की रीडिंग आपको कैसी लगी? और एक आई थिंक कंक्लूजन, हम टीसीएस के नंबर्स अगर निकालना हो, और टीसीएस के नंबर्स और उस पर स्ट्रीट का रिएक्शन, और उस पर इस बात को भी आई थिंक रखते हुए कि हम आईटी में फ्रॉम आई थिंक जून एक बड़ा मूव देख चुके हैं, बाजार का रिएक्शन आपको कैसा लगा? और इस रीडिंग के आधार पर अब कैसे अप्रोच करना चाहिए रेस्ट ऑफ द आईटी को फॉर दिस एंटायर अर्निंग सीजन? नमस्कार वीरू। ये टीसीएस के नंबर ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, एक दो चीजें झलक के आई। पहली चीज तो ये है कि डिसअपॉइंटमेंट मार्जिन्स की हुई। जो मार्जिन थोड़े से घटे हैं, वो उम्मीद नहीं थी कि इतने घट जाए, मतलब मार्जिन घटेंगे ये नहीं उम्मीद थी, मार्जिन फ्लैट रहेंगे ये उम्मीद थी। और उसका कारण भी सबको पता था कि जो बीएसएनएल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जहां से अब ज्यादातर काम आ रहा है, इस क्वार्टर आया है, शुरुआत हुई है, वो लार्जली लो मार्जिन बिजनेस है, वो लॉन्ग रनवे है। मतलब वो आप सोचिए, ये काम भारत नेट वाला जो काम है, ये कम से कम 1.5-2 साल तक आराम से चलेगा, बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल वाला है, लेकिन मार्जिन सॉफ्ट रहेगी। उस लिहाज से मार्जिन में एक्सपेक्टेशन थी कि फ्लैट रहेंगे, लेकिन गिरावट भी आई। जो इंटरेस्टिंग चीज है टीसीएस के नंबर में भी, वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका के मार्केट से, और वो भी खास करके बीएफएसआई, जो एक 35% कोर बिजनेस आता है जहां से इन कंपनियों को,
उसमें एक लेग अप आया, उसमें एक इम्प्रूवमेंट आया, 0.9 से मार्जिन 1.6 पे आया। मेरे ख्याल से ये चीज मार्केट को पसंद आई है, इसलिए मार्केट इतनी मायूसी नहीं दे रहा। और आपको ये जो रिएक्शन दिख रहा है, ये इसलिए भी है कि कुछ टाइम से, जैसे आपने सही फरमाया, चल चुके हैं स्टॉक्स। इन्फोसिस तो इससे भी ज्यादा चला है, तो अगर वहां कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है तो गिरावट भी वैसी ज्यादा आएगी। टीसीएस में एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं होने की वजह से कोई खास डिसअपॉइंटमेंट नहीं आई, और नॉर्थ अमेरिका के इम्प्रूवमेंट की वजह से एक सहारा मिल गया। यहाँ से करना क्या है, आई आई डोंट थिंक इसमें बहुत कोई एक्साइटमेंट होगी। एक बॉटमिंग आउट इस क्वार्टर में इंडिकेट हुई है। दिसंबर का क्वार्टर जनरली बाय एंड लार्ज थोड़ा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि छुट्टियां बहुत होती है, फरलो और ये सब चीजें होती है, और इलेक्शन, यूएस इलेक्शन के आउटकम की वेट करने के बाद आपके पास एक ठोस व्यू बनने की क्षमता रखेंगे आप, कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आ रहे हैं, नए ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं। वो सब दिसंबर जनवरी में अटकलें लगनी शुरू होगी, तब तक ये रेंज बाउंड रहेगा। और मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बहुत तगड़ा मूव आपको इसमें दिखेगा। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीजें अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एलोकेशन अभी करना है। सवाल अगर ये है तो जवाब ये है कि दिसंबर जनवरी तक आप इसमें वेट कर सकते हैं। ओके, टीसीएस पे और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द आईटी पे आपने प्रकाश सर का व्यू सुना यहाँ पे। अच्छा प्रकाश सर, एक दो पॉकेट्स और जिस पर मैं आपका व्यू चाहता हूँ। गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट आज 76,000 के रेंज में हैं। हमने तमाम ज्वेलरी कंपनियों के स्टॉक्स में एक मूव देखा, आईपीओ से सरापोर रहा ये पूरा स्पेस। बट टाइटन जहाँ पे और भी सेगमेंट्स हैं लाइक वॉच, आईवेयर, उसको कंसिडर करते हुए और साथ ही साथ गोल्ड प्राइसेस को कंसिडर करते हुए और आने वाला पूरा का पूरा ये फेस्टिवल और मैरिज सीजन, ये प्राइस आफ्टर आई थिंक पिछले 4-5 दिन के डिप के बाद लग कैसा रहा टाइटन पे? तो देखिए, टाइटन एज अ कंपनी अगर आप देखें तो बड़ी यूनिकली प्लेस्ड है। आप कल्याण ज्वेलर्स या स्काई को, सेट को, या ये कोई चीजों को कंपेयर करना शुरू करें तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने कहा, टाइटन का जो पोर्टफोलियो है, उसकी जो डाइवर्सिटी और जो रिचनेस है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो काम तनिष्क में जेम्स एंड उस पे जेमस्टोन्स पे हो रहा है, उसको लेके मुझे लगता है कंपटीशन अभी तो तैयार भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स सारी सेक्टर में एक री रेटिंग शुरू हुई है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस आपके बढ़े, और जो खास करके गोल्ड लेके बैठते हैं, इन्वेंट्री जिनकी है, उसमें आपने देखा कि छोटी कंपनीज, त्रिभुवन दास, ये वो, टीवीजेड, इस टाइप की कंपनीज में एक बहुत बड़ा मूव भी आपने देखा। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से अगर आप देखें ऑन एन ऑर्गेनिक बेसिस, मतलब और बिजनेस पर्सपेक्टिव से, आप गोल्ड प्राइस को, मैं गोल्ड प्राइस पे अटकल इसलिए भी नहीं लगा पाता क्योंकि मुझे जो कमोडिटी समझ नहीं आती। मेरी बेट सिल्वर पे ज्यादा रही है, गोल्ड पे कम रही है। लेकिन टाइटन के केस में जो, जहां तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो पी मल्टीपल्स हैं, उसमें कोई टाइप की सेलिंग अगर बड़ी ना आए तो ये पी मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये हमेशा एक, ये मतलब एशियन पेंट्स है ज्वेलरी सेगमेंट का। पेंट कंपनी जितनी आए, नहीं आए, इनोवेशन करते रहे, बिरला का वापस आए, लेकिन एशियन पेंट्स को कोई आज आती नहीं है। और अनुज आपके साथ हैं शो पे, समझ सकते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये जो रेजिलियंस है, टाइटन को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। हाँ, टिप्स वाले दिन करिए, पिछले हफ्ते जो आपको 2-3 दिन अच्छे मौके मिले, सुनहरे मौके हैं। फेस्टिवल सीजन के सेल्स ठीक ठाक होंगे, कोई खास इसमें इससे एक्साइटमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ इट इज पेंसिल्ड, ऑलरेडी हमने उसको फैक्टर इन कर दिया। अगर कुछ सॉफ्टनेस रही तो कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, लेकिन जो हो रहा है उससे ज्यादा कुछ हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। बट टाइटन एट 3400, 3450 इज अ गुड बेट। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये फेस्टिवल सीजन का व्यू नहीं है, ये थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है कि बाकी के प्रोडक्ट्स भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, इंक्लूडिंग उनके साड़ी का बिजनेस। देखिए आप, वो छोटा सा बिजनेस था, लेकिन वो भी अब हर जगह दिखना शुरू हो गया, तनेरा नाम से जो करते हैं। सो आई थिंक ये बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो आप ले रहे हैं। सिर्फ ज्वेलरी या गोल्ड नहीं ले रहे, उसकी वजह से नहीं ले रहे, इसमें कई चीजें हैं और सारी फैक्टर्स पॉजिटिव। मार्केट डे हाई पर निफ्टी में लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी, करीब करीब 90 पॉइंट की रिकवरी इस समय निफ्टी में आपको दिखाई देगी। तो शानदार मूव्स इस समय आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा प्रकाश जी, बंधन बैंक क्या आज की रैली को ट्रस्ट किया जाए? यहाँ पर काफ़ी फॉल स्टार्ट्स रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वैल्यूएशन वाइज कंसिडरिंग 1 टाइम प्राइस टू बुक पर है ये स्टॉक 1.1 टाइम्स, और अब एक नया एमडी एंड सीईओ, आरबीआई की अप्रूवल 3 साल के लिए, क्या भी होगा इस पर? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है अनुज बंधन बैंक में, जो मतलब वो भेड़िया आया वाली चीज कई बार हो चुकी है, इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन ये जो दो
डेवलपमेंट आज एक साथ आए हैं। एक तो ये कि जो आरबीआई की जो ऑडिट वो लगाई थी इस पे क्रेडिट गारंटी वाली स्कीम्स के, उसके तहत जो क्लैरिटी आई है कि भाई कोई इस टाइप की मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है और सब्सिडाइज कॉस्ट ऑफ फंड्स के एलोकेशन में, तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव वहां से आती है कि ये एक ओवरहैंग चला गया। दूसरा, जो बैंक के लीडरशिप में जो एक वो था कि भाई घोष साहब के जाने के बाद कौन संभालेगा बागडोर, तो ये बहुत केपेबल इंसान को एक वो मेरे हिसाब से मिला है। मैं उनको पर्सनली तो ऑफ कोर्स नहीं जानता, लेकिन जो क्रेडेंशियल्स समझ आए हैं पढ़ के जान के, उससे साफ जाहिर है कि वेस्ट बंगाल की फेमिलियरिटी, एक बड़ी बैंक, दो बड़ी बैंक में काम करने का एक्सपोजर, और ये साइड ऑफ क्रेडिट में ही एक्टिविटी होना, ये एक बहुत बड़ा इसका मिश्रण है। तो मुझे लगता है कि जो इनके क्रेडेंशियल का समावेश ये है कि ये अच्छी तरह इसको आगे चला पाएंगे। 150 रुपए के करीब, 152 रुपए करीब कोविड का लो था, तो 200 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो ये प्रोबब्ली वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस बैंक्स है उस सेगमेंट में। एक ही कैविएट है कि एमएफआई के ऊपर फोकस ना करके ये रेगुलर बैंकिंग पे फोकस करेंगे, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ आपको इसमें थोड़ी सी अच्छे मार्जिन के साथ मिलेगी। एनपीए का कोई वो नहीं होगा, क्योंकि एमएफआई एज अ सेगमेंट मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उसमें कई जिसको कहते हैं अंदर अंदर गड़े मुर्दे निकल सकते हैं आगे चल के, और वो थोड़ा सा डिसेबल कर सकता है ग्रोथ को। बट अदरवाइज आई थिंक इस लेवल पे आई वुड बिलीव बंधन बैंक डेफिनेटली मेक्स फॉर अ गुड बेट। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए कि जिनको थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला पसंद आता है एक्सपोजर। 204 से लेके आप अगर इसको 250 तक 260 तक रख सकते हैं, तो वहां आपको 180 190 की भी पॉसिबिलिटी को गुंजाइश उसकी रखनी पड़ेगी। सो दोनों का बैलेंस करके करें तो आई थिंक इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड एट दिस पॉइंट। अच्छा, पीएसयू बैंक्स में क्या व्यू है? ये स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे हैं? काफ़ी समय से इन्होंने परेशान किया है इन्वेस्टर्स को। सॉरी अनुज, आई मिस कौन से पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में देखिए दो चीज है। एक तो जब क्रेडिट ग्रोथ पे आंच आती है, तो लैक ऑफ अग्रेशन की वजह से और उनके जो नॉर्म्स हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये सारे परिबल इस टाइप के हैं कि उनकी ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक से थोड़ी सी धीमी रह सकती है या एक लैग के साथ आ सकती है। उस लिहाज से देखें तो जो एचडीएफसी कोटक को ग्रो होना बाकी है, आईसीआईसीआई एक्सिस ऑलरेडी अच्छे खासे एग्रेसिव मोड में है, और छोटी बैंक जो आपकी इंडसइंड, वो सब जो ग्रोथ के लिए आतुर है कि भाई हमारे पास बैलेंस शीट है और अब हम ग्रो भी कर पाएंगे। पीएसयू बैंक्स में उस टाइप की ग्रोथ क्रेडिट एक्सपेंशन की जगह थोड़ी सी अभी नहीं दिख रही है। कॉस्ट ऑफ फंड्स सॉफ्ट है नो डाउट, लेकिन अब सभी की कॉस्ट ऑफ फंड एक बराबर सी हो गई। पहले जो पीएसयू बैंक्स को एडवांटेज था, वो खास एडवांटेज भी मिल नहीं रहा है। तो आएंगे पीएसयू बैंक का भी समय आएगा, उसमें से भी खास करके जो बीओबी कैनरा बैंक टाइप जो बैंक्स हैं वो थोड़े से पहले एक्ट कर पाएंगे। बट पहला जो दौर है, पहला चरण है, वो पीएसयू बैंक्स नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का आएगा। और उस लिहाज से आपने ऑलरेडी वो चाल देखना शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से दिसंबर क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको पीएसयू बैंक्स में रौनक दिखेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने की भी एक उस करार पे हम आ जाएंगे कि भाई ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर वो होता है तो पीएसयू बैंक्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। तब तक निम एक्सपेंशन ना होने की वजह से हो सकता है थोड़े से ये साइडवेज। अच्छा प्रकाश सर, एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ फाइनली। आई थिंक सरकार की जो सोच थी, सरकार जिस चीज़ को लेकर चिंतित थी, सेबी जिस चीज़ को लेकर चिंतित था, ये वीकली एक्सपायरीज जो कि एग्जॉस्ट कर रही थी कैपिटल को, अल्टीमेटली अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी थी सारी की सारी। भले ही एल्गो पे पैसा कमा रहे हो, एफआईएस कमा रहे हो, लेकिन रिटेल पैसा लूज कर रहा था, और ये आई थिंक एक वैक्यूम की तरह काम कर रहा था। बट इससे आपका एक्सचेंजेस पे व्यू क्या है, बीएससी पे व्यू क्या है, आपका ब्रोकरेज कंपनियों पे व्यू क्या है इस वक्त? बड़ा देखिए, ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये पिछले काफी सालों के ट्रेडिंग पैटर्न को, ट्रेंड को रिवर्स करने की या चेंज करने की, नॉट रिवर्स, चेंज करने की क्षमता रखता है। जो रेगुलेटर्स ने, सरकार ने जो सोच लगाई है बहुत ही उम्दा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पहले आप इन्वेस्टर बनाओ, फिर आप उनको समझ आए तो ट्रेडर बनाओ, और फिर आप उनको ऑप्शंस की तरफ स्पेकुलेटर्स बनाओ। लेकिन हो क्या रहा था कि हमारे यहाँ रिटेल की शुरुआत ही स्पेकुलेशन से हो रही, और अटकलें लगा लगा के आप कुछ भी सोचे समझे बिना ऑप्शंस में पैसा लगा रहे थे, फिर आप बोल रहे थे हम ट्रेडर बनेंगे और फिर इन्वेस्टर बनेंगे। तो ये जो रिवर्स पैटर्न था, उसको चेंज करने में ये डेफिनेटली थोड़ा सक्षम रहेगा।
इम्पैक्ट क्या है, बीएसई के पास वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। अब मैं बताऊं आपको क्या होता है कि जितने लोग एफएनओ डेली बेसिस पे करने की वो क्षमता रखते थे या एक इंक्लिनेशन रखते थे, झुकाव था उनका, वो अब छोटी स्टॉक्स पे भी फोकस करना शुरू करेंगे। तो जो आप ये देखिएगा पेनी स्टॉक्स में कितनी डिमांड, मेरे को ऑलरेडी कितने मैसेजेस आ गए पिछले एक हफ्ते में कि कोई पेनी स्टॉक बताइए। अब पेनी स्टॉक हम लोग को ऐसा तो है नहीं कि चुन के वो ट्रैक करते हैं कि पेनी स्टॉक्स ही ढूंढने, लेकिन ये जो वर्ग है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, उनके लिए उनकी एपेटाइट ये सब छोटे वाले थोड़े से स्टॉक्स में ज्यादा है जहाँ पे वॉलेटिलिटी रहे, हाई बीटा रहे। तो वो सारे आपके जो माइक्रो कैप्स, नैनो कैप्स है, वहां पे आपको एक्टिविटी ज्यादा होती हुई दिखेगी। और वो बीएसई को फायदा इसलिए हो जाता है कि एनएसई के कंपैरिजन में वहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड इस श्रेणी के ज्यादा है। दूसरी चीज जो ब्रोकिंग साइड में है, उसमें जो नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, जिसके पास अपना पैसा है वो पैसा लगाए और वो कमाए गवाए जैसे भी करे, लेकिन मार्जिन फंडिंग करके, लेवरेज करके जो हो रहा था वो उसमें काफी गिरावट, काफी कटौती हुई है। उससे ये होगा कि ब्रोकिंग कंपनीज को अपने मॉडल्स को वापस जो एकदम जीरो ब्रोकरेज पे आए थे, अब वो धीरे धीरे ब्रोकरेज चार्जेबल करने शुरू करनी पड़ेगी और अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे जहाँ पे फीस का वेरिएशन आ सके। और एक एक दौर आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस वापस आने लगेगा, सिर्फ ब्रोकिंग पे नहीं रहेगा। सो जो बड़ी कंपनीज है, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई उसमें क्यों नहीं इंप्रूवमेंट आ सकता। और कुछ कंपनीज हैं जिसमें जिनके नेटवर्क्स हैं लेकिन उन्होंने बहुत अपने आप को फ्लेक्स नहीं किया या बहुत ज्यादा ग्रोथ के पीछे भागे नहीं है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। ब्रोकिंग कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है उसमें अगर आप देखें जिनके मॉडल्स बहुत डाइवर्सिफाइड है, जैसे जेएम फाइनेंशियल, ब्रोकिंग में तो बहुत समय से है, लेकिन ब्रोकिंग के साथ साथ जब आप स्टॉक लेते हैं तो आप उसमें लेंडिंग बिजनेस लेते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस लेते हैं, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस लेते हैं। सो इस टाइप की कंपनीज को आप चुनिए जहां पे ब्रोकिंग एक बड़ा एलिमेंट है, बट सिर्फ एक एक्सक्लूसिव एलिमेंट नहीं है कि भाई उसमें कुछ गिरावट आई तो रुक गया, वैसा ना हो। बिल्कुल। ओके प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैव अ गुड वीकेंड। थैंक यू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।